मैं ब्रजेश कुमार, सहायक प्राध्यापक विधि, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर। आज मैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली जो संहिता के अध्याय 8 में वर्णित है एवं धारा 141 से 160 के बीच में भिन्न भिन्न अपराध के रूप में प्रावधानित है। आज इस लेक्चर में सेक्शन 141, 142, 143 तीन सेक्शन के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सेक्शन 141 141 अनलॉफुल असेंबली क्या है, विधि विरुद्ध जमाव क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विधि विरुद्ध जमाव 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के समान उद्देश्य को पूर्ति करने हेतु जब एक स्थान पर उपस्थित होते हैं तब वह जमाव करते हैं एवं जमाव का सदस्य होते हैं। परंतु जमाव का सदस्य हो जाना या उपस्थित होना मात्र एक अपराध के श्रेणी में नहीं आता है। जमाव का जो सामान्य उद्देश्य है वह धारा 141 के 5 खंडों में वर्णित प्रकार के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु जब सम्मिलित होते हैं तब हम कहते हैं कि जमाव जो है वह विधि विरुद्ध है। इसलिए मुख्य रूप से यह ध्यान में रखना है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हों, उन व्यक्तियों का समान उद्देश्य हो और वह उद्देश्य संहिता के धारा 141 के 5 खंडों में किसी भी खंड में के अपराध को या क्रिया को कारित करने हेतु समान उद्देश्य से उपस्थित हुए हों या सम्मिलित हुए हों तो वह कहलाता है जमाव का समान विधि विरुद्ध जमाव। इसलिए यहाँ पर ध्यान में रखना। मैं पहले ही बता दूं कि समान उद्देश्य किसे कहते हैं। यद्यपि कि समान उद्देश्य शब्द कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, संहिता में इसे परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु समान उद्देश्य तब हम कहते हैं जब व्यक्ति जो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं उन सभी का एक समान ज्ञान हो और सभी उसके लिए सहमत हो। 2 बातें ध्यान में रखना है, एक समान ज्ञान हो और वह सभी उस समान ज्ञान के लिए सहमति दे रहे हों, सहमत हों। इसलिए धारा 141 के परिभाषा में जो समान उद्देश्य है, अब सभी का ज्ञान क्या होनी चाहिए, सभी का ज्ञान और सभी की सहमति जो धारा 141 के 5 खंड नीचे हैं उसमें के किसी भी प्रकार के ज्ञान अथवा ज्ञान और सहमति होनी चाहिए। अब यह 5 खंड क्या है? धारा 141 के यदि हम बेयर एक्ट के प्रावधान को हम देखते हैं तो वह इस प्रकार है। कह रहा है कि 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है समान उद्देश्य हो। मैं पहले ही बताया समान उद्देश्य हो। समान उद्देश्य किसे कहेंगे? सभी का ज्ञान और ज्ञान के अनुसार सहमति। ठीक, अब यहां पर वह क्या क्या चीज का समान उद्देश्य रख सकते हैं। पहला खंड जो है कह रहा है कि केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को या संसद को, किसी राज्य के विधान मंडल को या किसी लोक सेवक को, जबकि वह ऐसे लोक सेवक की विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग कर रहा है, आपराधिक बल द्वारा आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना। अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद किसी लोक सेवक को किसी विधि या विधिक किसी लोग इनमें से किसी को भी क्या करना है? आतंकित करने के उद्देश्य से
इकट्ठे हुए हों, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठित हुए हों। दूसरा खंड यह है कि किसी विधि के या किसी वैध आदेश का के निष्पादन का प्रतिरोध करना, अर्थात कोई विधिक आदेश पारित किया गया है या कोई आदेश का पारित किया गया है, दिया गया है, तो उसके निष्पादन एग्जीक्यूशन को अर्थात उसका प्रयोग में लाया जाना, उसके कार्यान्वयन करने से रोकने के हेतु उपस्थित हुए हों। तीसरा, किसी रिष्टि का अपराध आप आगे सेक्शन 425 में पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे। सेक्शन 425 जो है वह रिष्टि को परिभाषित करता है। एक लाइन में मैं बता दूं रिष्टि क्या है। रिष्टि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को क्षति कारित करता हो और वह क्षति कारित करने से वस्तु के मालिक या उसको विधि विरुद्ध हानि तो होता हो, परंतु क्षति कारित करने वाला का कोई विधिपूर्ण लाभ नहीं होता हो। सदोष हानि कारित हो रहा है परंतु सदोष लाभ नहीं हो रहा है, तो उसको हम रिष्टि कहते हैं। उसी प्रकार आपराधिक अत्याचार, जो तीसरा खंड है, वह कह रहा है रिष्टि आपराधिक अत्याचार अन्य अपराध का करना या अन्य अपराध का करना। आपराधिक अत्याचार संहिता की धारा 441 में वर्णित है, आप आगे देखेंगे। उसी प्रकार अन्य अपराध मतलब कि संहिता में वर्णित कोई भी अपराध कारित करने के लिए, या तो रिष्टि कारित करने के लिए अथवा आपराधिक अत्याचार कारित करने के लिए या किसी प्रकार के कोई अपराध कारित करने के लिए यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति उपस्थित होते हों तो वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य हो जाते हैं। चौथी है खंड, किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना। ध्यान में रखना है, किसी संपत्ति का आपराधिक बल प्रयोग द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना या उसको अभिप्राप्त करना, कब्जा अभिप्राप्त प्राप्त करना, या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपयोग में या जल के उपयोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो या उपभोग करता हो वंचित करना। अर्थात कोई किसी संपत्ति का कब्जा लेने के लिए या अभिप्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, या किसी व्यक्ति को मार्ग के अधिकार, वह मार्ग का अधिकार या वह जल का उपयोग करने का अधिकार जो उसको प्राप्त है और वह उसका प्रयोग करता हो, उसको करने से रोकना। मार्ग के अधिकार का उपयोग करने से रोकना, जल का प्रयोग करने, जल उसको लेने से, जल को प्राप्त करने, उपभोग करने से रोकना या वंचित करना, या किसी अधिकार या अनुमानित अधिकार को प्रवर्तित करना, मतलब कि जो उसको अधिकार प्राप्त होना है उससे उसको विरत करना, उसको रोकना, यह सभी इस खंड में सम्मिलित हो जाएंगे। खंड 5वीं कह रहा है कि आपराधिक बल द्वारा, आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या उसका लोप करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, विवश करना। किसी ऐसे व्यक्ति को विवश करना जो वह उसको करने के लिए वैध रूप से विधि के अंतर्गत अधिकृत नहीं है, करने के लिए विवश करना, अथवा कोई ऐसा कार्य करने से लोप करना जिसको वह करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध है। मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एक्स नामक व्यक्ति को पकड़ने हेतु वाई को वारंट जारी किया गया है। अब वाई व्यक्ति एक्स को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत व्यक्ति है। यदि आप उसे गिरफ्तार करने से रोकने हेतु वाई को आप प्रताड़ित करते हैं, अर्थात जिसे वारंट जारी किया गया है कि आप एक्स को पकड़ कर लाएं, तो यहाँ पर आप उस व्यक्ति को उस दायित्व को करने से विरत रखने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होंगे यदि आप 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं। उसी प्रकार एक उदाहरण मैं आपको दूं, कोई एक्स नामक व्यक्ति किसी घर का रखवाला है, प्राधिकृत किया गया है, या किसी जगह का रखवाला है, आप उसको निगरानी करने से आप रोकते हो,
तो यहाँ पर उसके जो मुख्य कार्य है उसको कारित करने से विरत करते हैं, तो यहाँ पर विधि विरुद्ध जमात का सदस्य हो जाएंगे। इसके साथ एक स्पष्टीकरण भी है, कोई जमात जो इकट्ठा होते समय विरुद्ध नहीं था, बाद को विधि विरुद्ध जमात हो सकता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार ऐसा देखा गया है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने हेतु इकट्ठा होते हैं, या किसी अनलॉफुल उद्देश्य नहीं बल्कि लॉफुल उद्देश्य, विधि पूर्ण उद्देश्यों को कार्य करने हेतु इकट्ठा होते हैं, और अचानक भीड़ क्या हो जाती है, अनलॉफुल हो जाती है, मतलब विधि विरुद्ध कार्य करने लगती है, शांति भंग करने लगती है। तो यह स्पष्टीकरण स्पष्ट कर रही है कि आप यदि शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए हों, विधि पूर्ण कार्य करने हेतु इकट्ठे हुए हों, परंतु अचानक यदि आप इकट्ठा होने के बाद अनलॉफुल कार्य करने लगे, तो यह स्पष्टीकरण आपको विधि विरुद्ध जमात का सदस्य बना रहे। क्यों? क्योंकि अब आपका कार्य लॉफुल नहीं है, विधिपूर्ण नहीं है, बल्कि संहिता के धारा 141 के जो 5 खंड है उनमें के किसी भी कार्य को आप कार्य करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आप विधि विरुद्ध जमात का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान में आपको बताऊं कि समान उद्देश्य जो है उसको पहले मैं परिभाषित किया हूँ, समझाने का प्रयास किया हूँ कि किसी व्यक्तियों का ज्ञान और उस ज्ञान के अनुसार सहमति देना, ये दोनों चीज उपस्थित है तो हम कहते हैं कि समान उद्देश्य है। इसको हम 149 में भी विस्तार से देखेंगे। परंतु यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि यदि कोई व्यक्ति मात्र किसी असेंबली के समक्ष उपस्थित हो जाता है, यद्यपि कि यह बात साबित करना बहुत दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है कि आप केवल उपस्थित थे और आप असेंबली के आशय से उद्देश्यों से अवगत नहीं थे, परंतु यह स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति असेंबली जो सभा है उसके उद्देश्य से अवगत नहीं है और वह उद्देश्यों के अनुसार अपनी सहमति नहीं देती है, तो केवल मात्र वहां उपस्थित हो जाना ही विधि विरुद्ध जमात का सदस्य नहीं बनाती है। तो इसलिए विधि विरुद्ध जमात के सदस्य होने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान के साथ सहमति होना चाहिए। ठीक, यद्यपि कि यह बात तो यदि हम न्यायालय में जाते हैं तो उसको साबित करना कठिन होता है, परंतु यदि आपके पास तथ्य है तो आप साबित कर सकते हैं और विधि विरुद्ध जमात के सदस्य से बाहर हो सकते हैं। अब हम इसके कौन व्यक्ति विधि विरुद्ध जमात का सदस्य है, 142 जो है इसे परिभाषित करती है कि विधि विरुद्ध जमात का सदस्य होना। अभी हम पढ़े विधि विरुद्ध जमात किसे कहेंगे, धारा 141 में पढ़े कि विधि विरुद्ध जमात किसे कहेंगे, धारा 142 कह रही है विधि विरुद्ध जमात का सदस्य कौन होगा, जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए अर्थात ज्ञान रखते हुए जो किसी जमात को विधि विरुद्ध जमात बनाता है, अर्थात की धारा 141 के 5 खंडों में के किसी भी खंड के कारित करने हेतु वह जमात इकट्ठा हुआ हो, सदस्य उपस्थित हुए हों और उस बात को वह जानता हो, उस जमात का शासन सम्मिलित होता हो अर्थात आशय पूर्ण सम्मिलित होता हो और उसमें बना रहता है, वह विधि विरुद्ध जमात का सदस्य है कहा जाता है। इसलिए विधि विरुद्ध जमात का सदस्य होने के लिए आपको उस तथ्य को जानना है और तथ्य के अनुसार उपस्थित होना है। 143 जो है विधि विरुद्ध जमात के सदस्य होने के लिए जो दंड है उसके प्रावधान करता है। कहता है कि जो कोई विधि विरुद्ध जमात का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति का कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 6 मास तक की कारावास या जुर्माने से मात्र केवल विधि विरुद्ध जमात के सदस्य होने मात्र का यह दंड है। इसके आगे हम और भी देखेंगे, अन्य अपराध देखेंगे जैसे में बलवा करना इत्यादि इत्यादि, तो वहां पर विधि विरुद्ध जमात के सदस्य होकर और आगे कार्य करना अलग दंड है। उसी प्रकार 144 कह रही है कि घातक आयुधों से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमात का सदस्य होते हैं। ठीक, किसी आयुधों के साथ अस्त्र शस्त्र के साथ आप सुसज्जित होकर किसी विधि विरुद्ध जमात का सदस्य होते हैं तो 144 उसमें 2 वर्ष तक की दंड के प्रावधान करती है, जुर्माने या दोनों में से किसी भी भांति के दंड के प्रावधान कर रही है। उसी प्रकार सेक्शन 145 है कह रहा है कि किसी विधि विरुद्ध जमात में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया, अर्थात उसको हट जाने का समादेश दिया गया है,
सरकार की तरफ से आदेशित कर दिया गया है कि आप यह जमाव नहीं करेंगे और फिर भी सम्मिलित होना उसमें या उसमें बना रहता है, तो चूंकि वह सामान्य अपराध से अधिक ग्रीवियस है, गंभीर है, इसलिए 2 वर्ष तक का यहाँ भी दंड का प्रावधान किया गया है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया गया है। तो इस प्रकार धारा 145 तक, धारा 144 और 145 जो है विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने के वो ग्रीवियस बनाता है, गंभीर बनाता है। या तो आप आयुध अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर सम्मिलित होते हैं, अथवा जिस सभा को भंग करने हेतु अर्थात हट जाने हेतु, न करने हेतु सरकार के तरफ से समादेशित किया गया है, आदेशित किया गया है, और फिर भी आप करते हो तो धारा 145 के अंतर्गत आप दंडित किए जाएंगे, और यह भी ग्रीवियस होने के कारण 2 वर्ष तक का दंड या जुर्माने या दोनों में से किसी भी दंड से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार इस लेक्चर में मैं विधि विरुद्ध जमाव का सरस होना, विद्युत विरुद्ध जमाव क्या है, विधि विरुद्ध जमाव का सरस होना एवं उसके लिए दंड के प्रावधान को मैं इसमें आपसे उल्लेख किया। इसके आगे हम बलवा क्या है, बलवा के लिए क्या दंड है, और आगे के सेक्शन में अगली लेक्चर में आपको मैं प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।